आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, फ्रिक्शन के ऊपर न्यूमेरिकल लिखेंगे, जेईई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि पूरा ग्रिप आपका इस चैप्टर पे आ जाए। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को देखते हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो हमेशा रिलेटिव मोशन को ओपोज करता है। ओपोज मतलब रिलेटिव मोशन, अगर मान लो आपका मोशन अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है विथ अनदर ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में, तो वो क्या करेगा, वो ओपोज करेगा, मतलब इसको रोकना चाहेगा, इसको आगे नहीं जाना चाहेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो क्या करता है, ओपोज रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन को हमेशा फ्रिक्शन फोर्स अपोज करेगा। देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जांपल से, दिस इज अ ब्लॉक, ये एक ब्लॉक है। ठीक है, ये हमारा सरफेस है नीचे और ये ब्लॉक है। सपोज मान लो ये ब्लॉक इस सरफेस के ऊपर v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, v मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से आगे जा रहा है, मतलब इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा होगा। ठीक है, ओके, तो ये क्या करेगा, ब्लॉक आगे जाएगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स जस्ट इसके टेंजेंशियली पीछे लगेगा, विच इज इक्वल्स टू F। फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन, देखो इसका मोशन कहाँ हो रहा है, आगे आ रहा है। इस ब्लॉक को फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रोकने की कोशिश करेगा, आगे नहीं जाने देगा, रोकने की कोशिश करेगा। उसी फोर्स को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। तो ये हमारा क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स फ्रिक्शन फोर्स हो गया। इस चीज को आप समझ पा रहे हो। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा दो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लगता है। अगर दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है तो उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, उनके सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक कांटेक्ट फोर्स है। ये क्या है, कांटेक्ट फोर्स। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि कांटेक्ट फोर्स में नॉर्मल भी होता है, जैसे ब्लॉक को आपने सरफेस पे रख दिया, ठीक है, तो इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगेगा इस तरीके से। वैसे ही अगर बॉडी पे कोई भी फोर्स लगता है, मान लो F फोर्स लगा दिया, तो इसके टेंजेंशियली अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। क्या आप मेरी ये बात समझ पा रहे हो। ठीक है, तो डेफिनेशन समझ में आ गया आपको कि फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि हमेशा रिलेटिव मोशन को ओपोज करेगा। डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा होगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स होगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे समझते हैं इसको। देखो यहाँ पे अब ये फ्रिक्शन फोर्स लगता क्यों है, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कांटेक्ट में क्यों लगता है, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत जगह फ्रिक्शन फोर्स कम होता है, बहुत जगह फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप आइस के ऊपर स्लाइडिंग करोगे तो आप बहुत ही स्मूथली स्लाइडिंग कर पाओगे, बिकॉज ऑफ वहां पे फ्रिक्शन फोर्स कम लगता है, इसीलिए स्मूथली स्लाइडिंग कर पाते हो। एज इट इज, अगर मैं आपको बोल दूं कि यहाँ पे एक ग्रास वाला कुछ इस तरीके से स्लाइड है, मतलब इसके ऊपर ग्रास लगे हुए हैं, अब आप इस पे स्लाइड करो तो उस पर थोड़ा सा स्लो स्लाइड कर पाओगे एज कंपेयर टू आइस वाले स्लाइड पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि फ्रिक्शन फोर्स लगता क्यों है, बिकॉज मान लो ये दो सरफेस है ये। ठीक है, ये एक ग्राउंड वाला सरफेस मान लो ये हो गया और ये ब्लॉक का सरफेस ऊपर हो गया। जब हमने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा इनके सरफेसेस को, मान लो जूम करके यहाँ पे देखा, तो इनके सरफेस में इरेगुलरिटीज देखने को मिली। जैसे ही हमने इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखने की कोशिश की इनके सरफेस को, तो इनके सरफेस के अंदर इरेगुलरिटीज देखने को मिली। जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा उतना ही ज़्यादा इरेगुलरिटीज होगा, और अगर ज़्यादा इरेगुलरिटीज होगा इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा। अब चलिए इसके फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जिधर इसका रिलेटिव मोशन होगा उसको अपोज करेगा, मतलब उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलली, मतलब आप बोल सकते हो फोर्स के पैरेलली या फिर इस सरफेस के टेंजेंशियली फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। जितना ज़्यादा नॉर्मल फोर्स लगेगा उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। क्या इस चीज़ को आप समझ पा रहे हो, जितना ही ज़्यादा ये भार लगाएगा सरफेस पे उतना ही ज़्यादा इसको हिलाना मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इस चीज़ को यहाँ से समझो, एक छोटा सा ब्लॉक मैंने यहाँ पे रख दिया, एक बड़ा सा ब्लॉक इस सरफेस पे रख दिया। अब मैंने कहा इसको हिलाओ, छोटे वाले ब्लॉक को आप इजीली ठेल दोगे, आगे चले जाएगा, लेकिन ये बड़े वाले को ठेल पाओगे, नहीं ठेल पाओगे। क्यों, बिकॉज इसका वेट ज़्यादा है। वेट ज़्यादा है मतलब नॉर्मल फोर्स ज़्यादा लगेगा, और नॉर्मल फोर्स ज़्यादा लगेगा मतलब फ्रिक्शन बढ़ गया, अब इसको हिलाना मुश्किल हो गया। तो यहीं से हमने समझा कि फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से आपको समझ में आया। ठीक है, अब जैसे ही हम इसके प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ से म्यू आ जाएगा, विच इज़ कांस्टेंट। तो यहाँ से हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला आ गया, म्यू इंटू एन। एन क्या है, नॉर्मल फोर्स बिटवीन दी कॉन्टैक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट। ठीक है, और ये हमारा क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स।
आगे हम बात करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, और इसी फॉर्मूले से उसके अंदर हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, जनरल फॉर्मूला है फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल। नॉर्मल क्या है, दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में जो भी 90 डिग्री पे फोर्स लगता है। फॉर एग्जांपल अगर ये सरफेस पे ऐसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो नॉर्मल फोर्स कहाँ होगा, इसके जस्ट ऊपर। यही एन की वैल्यू इसके अंदर है, जितना ज़्यादा एन होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा। ठीक है, इतना नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से? इतना नोट करिए आप, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन जो हम लोग बात करेंगे, सबसे पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर मैं बीच में लाना चाहूंगा एक लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। फिर मैं बात करना चाहूंगा काइनेटिक फ्रिक्शन। अब इसके अंदर भी दो पार्ट हो सकते हैं, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो वो जब हम लोग पढ़ेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल मैं काइनेटिक फ्रिक्शन पे रोक रहा हूं बिकॉज इससे हमारा सारे क्वेश्चंस लगभग सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टैटिक फ्रिक्शन को सबसे पहले समझते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, समझो इस चीज को। सपोज ये ब्लॉक है, ये बहुत भारी ब्लॉक है, इसको मैंने सरफेस पे रखा है। देखो इस तरीके से समझो, ये बहुत भारी ब्लॉक है। अब मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ। अगर ये बहुत भारी ब्लॉक है, मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा, क्या ये हिलेगा? यहाँ से नहीं हिलेगा। अगर ये हिलेगा नहीं तो जो फोर्स मैंने लगाया वो फोर्स कहाँ गया, वो फोर्स कहाँ चला गया? भाई मैंने जब फोर्स लगा दिया इसके ऊपर, ये हिला भी नहीं तो फोर्स कहाँ गया? मैंने कहा था जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ही ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, और फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ जाएगा। और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा हम जिधर फोर्स लगाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपोज करने की कोशिश करेगा। तो अगर मैं 10 न्यूटन लगाता हूं और ये ऑब्जेक्ट हिल नहीं रहा, दैट मीन्स ये भी 10 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स मेरे अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, तभी ये ऑब्जेक्ट हिल नहीं रहा। बात को समझ पा रहे हो? ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन हो गया जब कोई भी बॉडी रेस्ट में होता है, उसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं और वो हिलता नहीं है, लेकिन फिर भी वो फ्रिक्शनल फोर्स उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा होता है। बॉडी रेस्ट पे होती है, रेस्ट पे जो बॉडी होती है उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, और जो ये फ्रिक्शनल फोर्स हमें अप्लाई करता है हमारे फोर्स के अगेंस्ट, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है मूव करने की, मूव नहीं कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, लेकिन उसके पास टेंडेंसी होती है। तो क्या लिख सकता हूं स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर? टेंडेंसी ऑफ मोशन। मोशन नहीं करेगा, रेस्ट पे रहेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ है? रेस्ट पे। अब एक चीज को समझना आप, अगर बॉडी रेस्ट पे, सपोज मान लो यहाँ पे इतना बड़ा ब्लॉक है, ये आपको दिख रहा है ऊपर, एक सेकेंड, मान लो इतना बड़ा ब्लॉक है, राइट? इसका मास मान लो 100 kg है। मैं यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, क्या ये हिलेगा? नहीं हिलेगा। लेकिन ये फोर्स कहाँ गया? ये फोर्स कहाँ चला गया? ये फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स मुझे अप्लाई करेगा 10 न्यूटन। जब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, चाहे मैं जितना भी फोर्स लगाऊं, वो सेम फोर्स, वो सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स जो मैंने ऑब्जेक्ट पे लगाया है, अगर बॉडी मूव नहीं कर रहा, रेस्ट पे है, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भी हमेशा सेम होगी। इस चीज को नोट करो। स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल फ्रिक्शन है। ऑब्जेक्ट मान लो 100 kg का है, 10 न्यूटन लगाया, मूव नहीं कर रहा है, 20 न्यूटन लगाया, मूव नहीं कर रहा है, 30 न्यूटन लगाया, मूव नहीं कर रहा है, तो जितना न्यूटन आप एट अ टाइम लगाओगे, सपोज मैंने 10 न्यूटन लगाया, मूव नहीं कर रहा, दैट मींस फ्रिक्शन फोर्स भी क्या है? 10 न्यूटन है। इसी को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है मूव करने की, ना कि वो मूव कर रहा है, राइट? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ऊपर देखो, अगर मैंने 10 न्यूटन की जगह 20 न्यूटन लगाया, फिर भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, अब मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? अब मेरे पास स्टैटिक फ्रिक्शन होगा 20 न्यूटन। इस चीज को समझ पा रहे हो? अच्छा, अब मैंने 30 न्यूटन लगाया, फिर भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, अब मेरे पास स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? अब मेरे पास 30 न्यूटन होगा। तो ये वेरिएबल होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? ये एक वेरिएबल होता है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, ये वेरिएबल होता है, इसके पास वेरिएबल फोर्सेस आएंगे जब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता, राइट? तो ये हमारे पास क्या हो गया? स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। ठीक है, अब लिमिटिंग फ्रिक्शन को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जिसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट मूव कर जाए। देखो समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये 2 kg का है, मैंने 1 न्यूटन, सपोज फॉर एग्जांपल ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, रुका हुआ है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा इसके पास? अगर मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आप बता सकते हो, विच इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन। जितना मैंने लगाया उतना ही फ्रिक्शन फोर्स ने लगा दिया, राइट? अब मैंने 2 न्यूटन लगाया, 2 न्यूटन, तो इसने भी क्या किया? 2 न्यूटन लगा दिया, अभी भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। अब जैसे ही मैं 2 न्यूटन से जस्ट 2.1 न्यूटन लगाने की कोशिश करूंगा,
तो ऑब्जेक्ट मूव कर जा रहा है, अब ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है 2.1 न्यूटन पे ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन मेरे पास नहीं होगा। क्या मेरे पास स्टैटिक फ्रिक्शन होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन इसका कितना था, 2 न्यूटन। 2 न्यूटन तक मैक्सिमम वैल्यू थी स्टैटिक फ्रिक्शन पे। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट को रोक के रखे, मोशन ना करने थे। जैसे ही उसके मैक्सिमम फोर्स को आप क्रॉस करोगे, जैसे 2 न्यूटन था इसका, 2 न्यूटन को जैसे ही मैंने क्रॉस किया 2.1 न्यूटन पे आया तो ऑब्जेक्ट का मोशन हो गया। दैट मींस व्हाट, कि इसका मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन 2 न्यूटन था। जैसे ही 2 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट मूव किया। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, जिसके जस्ट बाद थोड़ा सा भी फोर्स लगाऊंगा तो ऑब्जेक्ट मूव कर जाए, उसी को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज व्हाट, इट इज नथिंग जस्ट व्हाट, ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट। ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है जिसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट मोशन कर जाएगा। ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना तो आपको समझ में आएगा। ये तीनों मैंने इससे पहले जो भी आपको सिखाया, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, वो सारी चीजें जस्ट दिमाग में रखो। यहां से स्टार्ट होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करना, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। बच्चे यहीं पे हमेशा डाउट करते हैं। मैं पहले इनके डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन सिखा रहा हूं, उसके बाद ग्राफ से इसको मैं आपको कोरिलेट कराऊंगा, उसके बाद एक न्यूमेरिकल दूंगा ना, वो भी इसके ऊपर आकर बैठेगा। तो 3 चीजें मैं आपको एक दूसरे से करेक्ट करवाने वाला हूं। उसके बाद मैंने कहा था ना 80% क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा, वो यही 3 चीजें, ठीक है। तो आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन समझ में आ गया। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। चलो अब देखते हैं अब क्या हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, यूनिक वैल्यू होगी, यूनिक वैल्यू मतलब कोई एक वैल्यू होगी। जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन पे वेरिएबल था, क्यों, क्योंकि अगर मैं 10 न्यूटन लगा रहा हूं, मूव नहीं कर रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन है। 20 न्यूटन लगा रहा हूं, मूव नहीं कर रहा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 20 न्यूटन है। लेकिन यहां पे एक बार ऑब्जेक्ट मूव कर जाए, एक बार ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाए, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन के साथ साथ उसके पास यूनिक वैल्यू होगी। काइनेटिक फ्रिक्शन की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू होगी, ठीक है। आप इस चीज को समझ पा रहे हो, ठीक है। अब चलो इसके फॉर्मूले को देखते हैं। जो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, उसका फॉर्मूला नहीं होगा, वो वेरी करेगा। Fs इज ग्रेटर देन F लिमिटिंग, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। या फिर आप इसको Fs मैक्स बोल दो, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन बोल दो। और 0 से लेके मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर वैरी करेगी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू। इस चीज को आप समझ पा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने समझाया था, बहुत सारी वैल्यूज आ रही थी, जो हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया फोर्सेस, तो ये मूव नहीं कर रहा था, ठीक है। तो 0 से लेके मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी, इसीलिए हमने इसको वेरिएबल कहा, ठीक है। इसी पॉइंट की वजह से हमने वेरिएबल कहा, राइट। अब हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन है। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू F लिमिटिंग इज इक्वल्स टू म्यू S इंटू N। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हम लोग ऐसे निकालेंगे। उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन का देखो, Fk इज इक्वल्स टू म्यू K इंटू N। तीनों फॉर्मूले नोट करो, तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इसके ऊपर ही आएंगे। ऑब्जेक्ट को चेक करना रहेगा कि क्या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जो हम फोर्स लगा रहे हैं क्या वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है, तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे, हम लोग हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा के चेक करेंगे कि हमारा फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगा तभी ऑब्जेक्ट मूव करेगा। अदरवाइज ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव नहीं कर रहा था, हम लोग चाहे 10 न्यूटन लगा रहे, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, इस ऑब्जेक्ट का हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल के चेक करेंगे क्या हमारा फोर्स जो हम इस ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है तो बॉडी मूव करेगी, अदरवाइज बॉडी मूव नहीं करेगी, रेस्ट पे होगी, ठीक है। इतना नोट करो आप, ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन तीनों पॉइंट को मैं ग्राफ पे रखूंगा, उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमारा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एक्स एक्सिस पे है अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा था अभी जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया था, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ब्लॉक है, सपोज इसके ऊपर हमने 1 न्यूटन लगाया, ठीक है। और अगर ये मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन, राइट। उसके बाद हमने 2 न्यूटन लगाया, फिर भी मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो गया, 2 न्यूटन। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक बॉडी मूव नहीं कर रहा, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन पे है, दैट मीन्स उसके पास स्टैटिक फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स की वैल्यू दोनों क्या है, सेम है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, कांस्टेंट बनेगा। क्या आप ये मेरी बात को समझ पा रहे हो? मैंने क्या कहा, ये हमारा ग्राफ अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बीच में है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू सेम आ रही है जो भी हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, जब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। सपोज मान लो इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन है, F लिमिटिंग मान लेते हैं 10 न्यूटन,
मतलब 10 न्यूटन तक ये बॉडी मूव ही नहीं करेगी, लेकिन जैसे ही आप 11 न्यूटन लगाओगे ये बॉडी मूव करने लग जाएगी, राइट। तो हमारे पास सबसे पहले अगर आप देखते हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के बीच में ग्राफ बनाऊं लिमिटिंग फ्रिक्शन तक, तो सब कुछ कांस्टेंट है। 1 न्यूटन लगाया फ्रिक्शन फोर्स 1 न्यूटन, 2 न्यूटन लगाऊंगा स्टैटिक फ्रिक्शन 2 न्यूटन, ऐसे ही 10 न्यूटन तक क्या है, कांस्टेंट है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जाएगा ऐसे। देखो यहाँ पे 1 न्यूटन मैंने फोर्स लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या आया, 1 न्यूटन आया, समझ पा रहे हो। 2 न्यूटन लगाया तो क्या आया, 2 न्यूटन आया, समझ पा रहे हो इस चीज़ को, ठीक है। ऐसे ही मान लो यहाँ तक मैक्सिमम है, मतलब यहाँ पे क्या है, एफ लिमिटिंग है, यहाँ पे क्या है, एफ लिमिटिंग है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होती है, जैसे ही आप इसके लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस करोगे, एक्स्ट्रा फोर्स लगाओगे, तो यहीं से वैल्यू गिरेगी और यहाँ से काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन वैल्यू कब होती है, लिमिटिंग पे। मेरे कहने का मतलब ये है, समझो इस चीज़ को, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे मैक्सिमम हो गई, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप ज़्यादा लगाओगे वैसे ही क्या होगा, यहाँ से थोड़ी सी वैल्यू डाउन होगी और यहाँ से हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। ये कांस्टेंट होता है, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ओके। अब यहाँ से वैल्यू एफ के की फिक्स वैल्यू होगी, मान लो यहाँ पे एफ के नॉट है, तो यही वैल्यू हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी बॉडी जब तक मोशन करेगा, राइट। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू कहाँ हो रही है, एफ लिमिटिंग के पास। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है, ओके। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, जो भी मैंने अभी एग्जांपल दिया उसके ऊपर ही इस ग्राफ को बनाया है, कि पहले स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, उसी को हम बोलते हैं एफ लिमिटिंग, लिमिटिंग फ्रिक्शन उसी को बोलते हैं, राइट। उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन। ये तीनों के ऊपर गाड़ी चलने वाली है बहुत अच्छे तरीके से, आप नोट करो इसको, ठीक है। इस ग्राफ को नोट करो, इस ग्राफ को मैंने समझाया आपको बहुत अच्छे तरीके से। ये जो आप रीजन देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, ये रीजन, इसको बोलते हैं स्टैटिक रीजन, क्योंकि इसके अंदर स्टैटिक फ्रिक्शन हो रहा है, इसीलिए स्टैटिक रीजन। और ये जो रीजन देख रहे हो आप, ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक रीजन, क्योंकि इसके अंदर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, ओके, काइनेटिक रीजन। नोट करिए इसको, उसके बाद एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवाता हूँ आपसे, नोट करिए फटाफट। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक ब्लॉक है 4 kg का, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का। क्या लग रहा है, 20 न्यूटन का इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, राइट। यहाँ पे गिवन है आपको म्यू एस, ठीक है। म्यू एस की वैल्यू है 0.4 और म्यू के की वैल्यू भी गिवन है 0.2। अगर आपके पास दोनों गिवन है तो आप चेक करोगे सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है। अगर आपके पास सिर्फ म्यू है तो भी आप चेक करोगे, लेकिन वहाँ पे म्यू आपका म्यू एस भी होगा, म्यू के भी होगा। यहाँ पे अगर अलग अलग गिवन है तो यूज़ कर सकते हो अलग अलग। अदरवाइज आपको म्यू अगर गिवन है, सिर्फ म्यू गिवन होता तो आपको म्यू को ही म्यू एस समझना है और म्यू के समझ के सॉल्व करना, राइट। बट यहाँ पे गिवन है, आपको फाइंड करना है, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सेलरेशन और फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इस ब्लॉक के ऊपर कितनी होगी। सबसे पहले अगर हमने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया है तो इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में। सबसे पहले आपको चेक करना है लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू, एफ लिमिटिंग, ठीक है। तो एफ लिमिटिंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है म्यू एस इंटू एन, ठीक है। म्यू एस की वैल्यू कितना है 0.4, लेकिन एन हमारे पास नहीं है, तो इस ब्लॉक का नॉर्मल रिएक्शन निकालोगे, ऊपर एन, नीचे वेट फोर्स होगा इसका, वेट फोर्स 4 इंटू जी। मान लो जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 4 इंटू जी, तो 4 इंटू जी, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, 4 इंटू जी, यही नॉर्मल रिएक्शन होगा। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 4 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 40 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया, 40 न्यूटन। यहाँ पे रखोगे 40 न्यूटन को इंटू कर दो, ठीक है। तो यहाँ से 16 न्यूटन हमारे पास क्या आ गया, एफ लिमिटिंग आ गया। मैंने कहा था एफ लिमिटिंग क्या है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है। इससे अप्लाइड फोर्स हमेशा ज़्यादा होना चाहिए तो ही ऑब्जेक्ट मोशन करेगा। यहाँ पे समझो एक और चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है, एफ एस मैक्स मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन स्लैश एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोल लो, इससे ज़्यादा है तो बॉडी मूव करेगी। क्या करेगी, मूव करेगी, ओके। अगर यही चीज़ अपोजिट हो गया, मान लो एफ अप्लाइड इज लेस देन एफ एस मैक्स मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, या फिर एफ लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में बॉडी रेस्ट पे होगी।
इसी दोनों कंडीशन को चेक करने के लिए हमें एफ लिमिटिंग निकाल के कंपेयर करना पड़ता है, क्या वो फोर्स अप्लाइड फोर्स से ज्यादा है कि कम। एफ लिमिटिंग हमारा क्या आ गया, 60 न्यूटन आ गया। इस फॉर्मूले में देखो एफ लिमिटिंग 60 न्यूटन आ गया और अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन है। तो कौन सा केस है, मतलब 20 न्यूटन ज्यादा है, अप्लाइड फोर्स ज्यादा है, ये वाला केस आ गया फर्स्ट वाला। तो इसमें क्या होगा, बॉडी मूव कर रहा है और बॉडी मूव करता है तो मैंने क्या बताया था, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है और उसकी वैल्यू यूनिक होती है, एक ही वैल्यू होगी। क्या हम काइनेटिक फ्रिक्शन लगा सकते हैं? अब हमें इस स्टेप से ये पता चल गया कि इस ऑब्जेक्ट के पास स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है। तो हमने चेक कर लिया, एफ लिमिटिंग कम आ गया, एफ अप्लाइड ज्यादा आ गया, इसका मतलब बॉडी मूव कर रहा है, बॉडी मूव कर रहा है इसका मतलब इसके पास फ्रिक्शनल फोर्स है। तो चलिए अब हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। इसको मैं रफ करता हूं। इससे जस्ट हमें चेक करना है कि लिमिटिंग फ्रिक्शनल की वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी है, क्या वो ज्यादा है कि नहीं। जस्ट फॉर चेकिंग हम लोग ये वाला स्टेप करेंगे। हमने कर लिया। अब हमारी बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। बॉडी क्या हो रही है, मूव कर रही है, तो इसके पास क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू के इंटू एन। म्यू के की वैल्यू कितनी होगी, देखो 0.2 इंटू एन कितना आया था, 40 न्यूटन। 40 से इंटू कर दो, ये क्या हो गया, 8 न्यूटन। तो हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आ गया, 8 न्यूटन आ गया। मतलब जब बॉडी मूव कर रहा है तो इसके पास फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, 8 न्यूटन है। अब देखो, अब आप थोड़ा डायग्राम को समझो। अब बॉडी मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। फोर्स कितना लगाया था, 20 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, एफ के विच इज इक्वल्स टू 8 न्यूटन। तो इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, मास कितना है, 4 kg है, ठीक है। नेट इसका मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब ये वाला फोर्स बड़ा है, तो क्या करेंगे, 20 माइनस पीछे फ्रिक्शनल फोर्स को माइनस करोगे, 8 न्यूटन इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होगा 4 इंटू ए। मास कितना है, 4 kg इंटू ए, ठीक है। यहाँ से 20 माइनस 8 12 हो जाएगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 12 डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लिया, हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया। क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है? वापस इस क्वेश्चन को समझो अच्छे से, आप समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर ही क्वेश्चंस लगभग घूमते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, अब इसका म्यू एस भी गिवन है, म्यू के भी गिवन है। हमें नहीं पता इसके पास स्टैटिक फ्रिक्शन है कि काइनेटिक फ्रिक्शन है। हमने फोर्स तो लगा दिया लेकिन हमें नहीं पता। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शनल की वैल्यू निकालेंगे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी। क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमारा अप्लाइड फोर्स ज्यादा है? अगर ज्यादा है तो बॉडी मूव करेगी, और अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसके पास काइनेटिक फ्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगा। अगर मान लो सपोज यहाँ पे जो हमने एफ लिमिटिंग निकाला, अगर ये वाला केस हो जाता, एफ लिमिटिंग ज्यादा हो जाता एफ अप्लाइड से, मतलब अप्लाइड कितना किया था, 20 न्यूटन। 20 न्यूटन फोर्स हमने इस ब्लॉक पे लगाया था। मान लो सपोज थोड़ी देर के लिए कि एफ लिमिटिंग अगर 22 न्यूटन आ जाता तो ये वाला केस हो जाता। अगर ये वाला केस हो जाता तो ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे होता, तब हम काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालते ही नहीं। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इसलिए निकाले क्योंकि बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। अप्लाइड फोर्स ज्यादा है, लेकिन अगर बॉडी मूव नहीं करती, बॉडी रेस्ट पे होती, तो बॉडी रेस्ट पे होती तो कौन सा फोर्स होता है उसके पास स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। ये दोनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। बॉडी कब मोशन करती है और कब रेस्ट पे होती है। मोशन करती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, रेस्ट पे होती है तो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ठीक है। नोट करो, पहला न्यूमेरिकल था, इसके अंदर मैंने तीनों चीजें समझाई है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। नोट करो इसको। उसके बाद हम लोग जेईई मेंस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, मैं रफ करूं, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, आपको जेईई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पीवाईक्यूज। एक सरफेस है कुछ इस तरीके से वर्टिकली, इसके ऊपर एक ब्लॉक को कुछ इस तरीके से रखा, राइट। इसके ऊपर हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का। सरफेस के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू इज इक्वल टू 0.2। हमें फाइंड करना है, फाइंड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, वेट फोर्स कितना है ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो हमें फाइंड करना है, राइट। तो सबसे पहले अगर आप इसका एफबीडी बनाओगे तो नीचे क्या लग रहा होगा इसका वेट फोर्स, m इंटू जी। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज सोचना है आपको, इसीलिए इस क्वेश्चन को दिया है उसने, ठीक है। वर्टिकली रखा है, फोर्स ऐसे लगा रहा हूं तो नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन कहाँ होगा, सरफेस के 90 डिग्री, कुछ इस तरीके से। मतलब कांटेक्ट, जो भी सरफेस का कांटेक्ट है उसके 90 डिग्री पे होता है। बस यही चीज को समझना था, यही था। तो नॉर्मल रिएक्शन जस्ट इस सरफेस के 90 डिग्री पे कुछ इस तरीके से बाहर लगेगा, क्योंकि 10 न्यूटन फोर्स हमने इधर अप्लाई किया, सरफेस कांटेक्ट में इधर है तो 90 डिग्री पे बाहर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बताओ, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो भी फोर्स हम लगा रहे हैं उतना ही नॉर्मल रिएक्शन देगा, मतलब 10 न्यूटन। कोई दिक्कत है यहाँ से? हमें क्या निकालना है, हमें वेट फोर्स निकालना, राइट।
तो वेट फोर्स निकालोगे तो सबसे पहले वेट फोर्स नीचे लग रहा है, और सरफेस से मैंने क्या बताया था, अगर ये सरफेस को ऐसे रखे हो इसके बीच में, वेट फोर्स नीचे ये ऑब्जेक्ट गिरना चाहता है लेकिन हम रोक रहे हैं, तो इसके जस्ट अपोजिट टेंजेंशियली ऊपर के डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। यही समझना है आपको, दो सरफेस के बीच में अगर ये सरफेस है हमारा तो इसके टेंजेंशियली अपोजिट डायरेक्शन फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, क्योंकि इधर वेट फोर्स लग रहा है mg, और इस mg को रोकेगा फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि ये ब्लॉक इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, नीचे फोर्स लग रहा है वेट फोर्स, तो ऊपर कांटेक्ट में है इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लगेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, F इज इक्वल्स टू mg, राइट, F इज इक्वल्स टू mg हो जाएगी, और यही mg हमें निकालना है। तो mg को मैं इधर भेज देता हूं क्योंकि mg हमारा वेट फोर्स है। तो यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 0.2 इनटू नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, 10 न्यूटन होगा, तो कितना आ गया, 2 न्यूटन। तो वेट कितना हो जाएगा, वेट फोर्स 2 न्यूटन। सिर्फ आपको ये समझना था कि मैं ब्लॉक को ऐसे सरफेस पे रख के रोक रहा हूँ 10 न्यूटन फोर्स लगा के, तो ये सरफेस के 90 डिग्री पे नॉर्मल रिएक्शन कुछ इस तरीके से लगेगा, वो 10 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा। वेट फोर्स नीचे है, दो बॉडी कांटेक्ट में है, तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा और उसको ही बैलेंस करेगा mg से, और वहाँ से हम लोग वेट फोर्स निकाल लेंगे, राइट। नोट करिए, ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़े, चलिए रफ करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मान लो एक गाड़ी है यहाँ पे, या फिर ब्लॉक मान लो, ठीक है। ब्लॉक की वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकंड, ओके। ब्लॉक की वेलोसिटी क्या है, 100 मीटर पर सेकंड। सरफेस के बीच का फ्रिक्शनल ऑफ कोएफिशिएंट की वैल्यू है म्यू इज इक्वल टू 0.5। हमें बताना है डिस्टेंस एट विच ब्लॉक कैन बी स्टॉप। इस ब्लॉक की वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है। मान लो ये ब्लॉक कुछ इस तरीके से चल के यहाँ पे रुक गया, x डिस्टेंस पे यहाँ पे आके रुक चुका है, ठीक है। तो हमें यही बताना है कि ये x डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, राइट। तो अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रुक रहा है, इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे v² इज इक्वल टू u² प्लस 2a इंटू एस। इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको पता होगा कि कोई भी ब्लॉक अगर रुक रहा है तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन भी लगता है, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, उसको रोकने की कोशिश करता है, उसी को हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, -a हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, तो ये तो हमारा पूरा 0 हो गया, तो क्या आ गया u²। इसके अंदर मैं एक्सेलरेशन को नेगेटिव डाल रहा हूँ पहले से ही, ठीक है, तो 2as। यहाँ से s की वैल्यू निकालो तो u² डिवाइड बाई 2a आएगा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 100 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर कर दो, नीचे कितना है 2 इंटू एक्सेलरेशन। अगर ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा, ठीक है, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या ये ma के इक्वल होगी, क्योंकि इस ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा m इंटू a वो फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल होगी, ठीक है, ओके। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होती है म्यू इंटू m इंटू जी, m इंटू a, m से m कैंसिल कर दो, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो गया, म्यू इंटू जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मल्टीपल क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू आप म्यू इंटू जी से निकाल सकते हो जहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा हो, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारे पास एक्सेलरेशन आया 2 इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे म्यू इंटू जी लिख सकता हूँ। म्यू की वैल्यू कितने की मैंने 0.5 इंटू जी कितना है, जी मान लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 यहाँ पे रख देते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर आ जाएगा 1000 4 टाइम्स 0, ठीक है, नीचे आ जाएगा 5 इंटू 10 10, इसको काटोगे तो कितना आएगा 1000 मीटर। 1000 मीटर क्या आ गया, इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया। इस क्वेश्चन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था वो यही था कि एक्सेलरेशन की वैल्यू म्यू इंटू जी, जहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लगता हो, ऑब्जेक्ट x डिस्टेंस के बाद रुकता हो, कुछ इस तरीके की क्वेश्चन हो, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन, बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखोगे जहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू म्यू इंटू जी यूज करते हैं फ्रिक्शन में। ये इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट है वहाँ मैं स्टार मारता हूँ, उसको स्पेशली नोट कर लिया करो, ताकि एग्जाम वाले इसी पे फोकस करेंगे। और बच्चा क्या करता है, ये पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करेगा, इस पे फोकस नहीं करेगा, और वो वापस सिर्फ क्वेश्चन चेंज करके इस पे फोकस करेगा और आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। तो जो चीजें एग्जाम फोकस कर रहा है आप पहले ही फोकस करो ना उस पर, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक ले जाइए, पढ़ाई करिए, बाय।